दिल्ली में एक धमाका होता है और जब जांच की परतें खुलना शुरू होती हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जो सबके होश उड़ा देता है। पता चलता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई आम अपराधी नहीं बल्कि वो लोग हैं जिन्हें समाज में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, डॉक्टर्स। जी हाँ, डॉक्टर्स। तो आइए इस पूरी चौंकाने वाली कहानी को समझते हैं। यही वो सवाल है जो किसी को भी परेशान कर सकता है। पढ़े लिखे डॉक्टर्स और आतंकवादी, ये दोनों शब्द एक साथ कैसे आ सकते हैं? जिन लोगों का काम जिंदगियां बचाना है, उन पर ही जिंदगियां लेने की साजिश रचने का इतना संगीन आरोप, आखिर कैसे? ये मामला सिर्फ एक धमाके का नहीं है, ये एक बहुत गहरे सवाल की पड़ताल है। तो आखिर इस कथित आतंकी मॉड्यूल के मेन चेहरे कौन कौन हैं? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जांच में कई पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स का नाम सामने आया है और इनकी भूमिकाएं बहुत ही गंभीर बताई जा रही हैं। चलिए एक एक कर उन मुख्य संदिग्धों को देखते हैं जो इस पूरी जांच के सेंटर में हैं। तो देखिए, सबसे पहला नाम है डॉक्टर उमर उन नबी का, जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही हमले में इस्तेमाल हुई कार को चलाया था। फिर आते हैं डॉक्टर मुजम्मिल, जिनका कनेक्शन भारी मात्रा में मिले विस्फोटकों से जुड़ा है। एक और नाम है डॉक्टर शाहीन सईद, इन पर आतंकी संगठन की एक विमेंस विंग बनाने का आरोप है। और अमीर राशिद अली, जिसने कथित तौर पर कार खरीदने में मदद की। ये तो बस कुछ नाम हैं, लेकिन इनकी कहानियां इस नेटवर्क की गहराई बताती हैं। चलिए डॉक्टर उमर उन नबी की भूमिका को थोड़ा और समझते हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने ही वो Hyundai i20 कार चलाई थी जिसमें IED यानी बम रखा हुआ था। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। NIA ने उन्हें एक संभावित सुसाइड बॉम्बर यानी आत्मघाती हमलावर के तौर पर कैटेगराइज किया है। और एक और जरूरी बात, इनका कनेक्शन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी सामने आया है। इस नेटवर्क में एक और डॉक्टर है, डॉक्टर मुजम्मिल। इनके साथ जो खुलासा जुड़ा है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदगी। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तुर्की भी गए थे, जहां इन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की। मतलब मामला सिर्फ लोकल नहीं, इसके तार सीधे सीधे इंटरनेशनल टेरर से जुड़ते दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस नेटवर्क में सिर्फ पुरुष ही थे। एक महिला डॉक्टर शाहीन सईद की भूमिका भी बहुत अहम बताई जा रही है। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन पर जैश-ए-मोहम्मद के लिए एक पूरी विमेंस विंग बनाने में मदद करने का आरोप है। सोचिए, आतंक के लिए महिलाओं की भर्ती और उनको ऑर्गेनाइज करना। जांच के दौरान तो उनकी कार से एक राइफल मिलने की भी खबर आई थी, जो मामले को और संगीन बना देती है। तो ये सब कोई अलग अलग लोग नहीं थे जो अकेले काम कर रहे थे। जांच से ये पता चलता है कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था, एक ऐसा नेटवर्क जिसे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क कहा जा रहा है। पर इसका मतलब क्या है? व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, इसका मतलब होता है एक ऐसा आतंकी ग्रुप जिसमें टिपिकल लड़ाकों की जगह पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग शामिल हों, जैसे कि इस केस में डॉक्टर्स। ये लोग समाज में इतनी आसानी से घुल मिल जाते हैं कि इन पर कोई शक भी नहीं कर पाता और ये पर्दे के पीछे अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देते रहते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क आखिर जुड़ा कैसे था? इसके तार सीधे सीधे कुख्यात आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। साथ ही अंसार गज़वतुल हिंद से भी कनेक्शन सामने आया। और इन सब को जोड़ने वाली एक कॉमन जगह थी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो शायद इनके लिए रिक्रूटमेंट और प्लानिंग का एक हब बन गई थी। और जैसा हमने देखा, तुर्की जाकर हैंडलर्स से मिलना इसके इंटरनेशनल कनेक्शन को कंफर्म करता है। किसी भी ऑपरेशन को चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती ही है। रिपोर्ट्स की माने तो इस मॉड्यूल ने अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए लगभग 20 लाख रुपए कैश में इकट्ठा किए थे। और इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ एक चीज के लिए होना था, तबाही का सामान खरीदना, मतलब विस्फोटक खरीदना और इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाना। इस व्हाइट कॉलर नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी थीं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि NIA को अपनी जांच 3 बड़े राज्यों में फैलानी पड़ी: हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। इन तीनों जगहों पर एक साथ एक्शन लिया गया। हरियाणा का फरीदाबाद तो जैसे इस पूरी साजिश का एपिसेंटर बन गया था। यहीं की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। धमाके में इस्तेमाल हुई कार ने भी यहीं से दिल्ली तक का सफर तय किया था। और इतना ही नहीं, जिस एजेंसी ने ये कार बेची थी, उसके मालिक को भी यहीं से गिरफ्तार किया गया। मतलब हर एक सुराग फरीदाबाद की तरफ ही इशारा कर रहा था। फरीदाबाद में जब रेड पड़ी तो जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। 2900 किलोग्राम, लगभग 3 टन अमोनियम नाइट्रेट और दूसरी विस्फोटक सामग्री,
ये इतनी बड़ी मात्रा है कि इससे कई बिल्डिंग्स को तबाह किया जा सकता था और एक बहुत बड़ी, बहुत ही भयानक तबाही मचाई जा सकती थी। अब जांच के तार हरियाणा से निकलकर सीधे जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए। कार खरीदने में मदद करने वाला अमीर राशिद अली पंपौर का रहने वाला निकला। शोपियां से इरफान अहमद वगैरह को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम पूरे टेरर इकोसिस्टम से जुड़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कुछ डॉक्टर तो इस धमाके से पहले ही जैश के पोस्टर लगाने जैसे छोटे मोटे मामलों में एजेंसियों के रडार पर थे। मतलब ये आग काफी समय से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। तीसरा राज्य जहां इस नेटवर्क की जड़ें थी वो था उत्तर प्रदेश। यहाँ यूपी एटीएस ने डॉक्टर आदिल अहमद राथर को गिरफ्तार किया और वहीं महिला विंग की कथित फाउंडर डॉक्टर शाहीन सईद को लखनऊ से पकड़ा गया। अब जांच का दायरा सिर्फ डॉक्टरों तक ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी से जुड़े दूसरे स्टाफ मेंबर्स तक भी पहुंच गया है। तो इन सभी गिरफ्तारियों और छापों के बाद क्या हुआ? क्या ठोस सबूत मिले? जांच एजेंसियों ने कई अहम सबूत जुटाए हैं और कुछ ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जो इस केस की दिशा को पूरी तरह से तय कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा और सिंबॉलिक कदम उठाया गया है। 4 आरोपी डॉक्टरों का मेडिकल रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अदालत का फैसला चाहे जो भी आए, एक प्रोफेशनल के तौर पर उनका करियर अब खत्म हो चुका है। ये एक साफ मैसेज है कि इस नोबल प्रोफेशन में ऐसी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये मामला सिर्फ एक आतंकी घटना की जांच नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के भरोसे की नींव पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर समाज के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, अगर वो लोग ही जाने लेने की साजिश रचने लगें जिन्हें हम अपनी जान बचाने की जिम्मेदारी देते हैं, तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।